बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने एक फिर से मुआशी बम गिराया है। वफाकी हुकूमत ने सुपर टैक्स का ऐलान कर दिया। आज की मुआशी सूरत हाल ये रही कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1500 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई। ये सिर्फ इस वजह से वाक़ हुई कि वज़ीर ख़जाना ने यह ऐलान किया कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हम सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं। मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में ये मुश्किल फ़ैसला बेहद ज़रूरी था। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल ये रही कि जब आज कारोबार का आगाज़ हुआ तो पॉइंट्स गिरना शुरू हुए और इस हद तक गिरे कि 1500 से ज़ायद पॉइंट्स स्टॉक मार्केट में गिर गए। बाद में जाके 41,000 की जो नफसियाती हद है वो बहाल हुई। डॉलर की सूरत हाल ये रही कि चाइना ने हमें 2 अरब 30 करोड़ डॉलर दिए, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया डॉलर की कीमत में आज इजाफा देखने में आया है। जबकि आप ये देखिए इंटरबैंक की सूरत हाल जो थी वो 24 पैसे का इजाफा था। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हमने ख़ास तबके के ऊपर ये टैक्स लगाया है जिनकी आमदन, जिनका मुनाफा करोड़ों में है। इसके असरात दूसरे अवाम तक नहीं पहुँचेंगे, गरीब तक नहीं पहुँचेंगे। मुश्किल फ़ैसले हैं और इसी मुश्किल फ़ैसले को लेकर हमने आगे बढ़ना है। अब ये है हुकूमत का नैरेटिव। हुकूमत आज पार्लियामान के अंदर भी ये राय रखती है कि ये तमाम लोगों का मुत्तफ़िका फ़ैसला है, तमाम इत्तेहादी जमातों का मुत्तफ़िका फ़ैसला है। लेकिन वज़ीर ख़जाना ने इज़हार ख़याल करते हुए क्या कहा था, वो पहले कुछ हिस्सा मुलाहिज़ा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जब हमने इतना पेट्रोल महंगा किया, और मैं मानता हूं कि महंगा किया, जब हमने इतना डीजल महंगा किया, उसके बाद उनको वरगलाने के बाद, उनको उकसाने के बाद कोई आदमी बाहर नहीं आया और किसी आदमी ने अपोजिशन की इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ये राय रखते हैं कि हमने इतनी महंगाई कर दी कि इसके बावजूद भी अपोजिशन ने अवाम को वरगलाया और वरगलाने के बाद भी वो सड़कों पर नहीं निकले। ये वो तज़किरा कर रहे हैं गुज़श्ता इतवार का। गुज़श्ता इतवार सूरत हाल क्या थी सड़कों के ऊपर, वो जो सड़कों पर मौजूद हैं वो बखूबी जानते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, हुकूमत कहती है महंगाई बहुत ज़रूरी है, महंगाई करने से, टैक्स की शरह बढ़ाने से हमें जो माशी बदहाली है उससे बचना होगा और मुस्तहकम की पोजीशन पर रहना होगा। वो ये भी कहते हैं कि अपोजिशन के दमखम में इस वक्त अवाम दिखाई नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आज चैलेंज हर बाज़मीर शख्स के लिए चैलेंज था। आज हर पाकिस्तानी के मुंह पर थप्पड़ मारा गया, हर पाकिस्तानी के मुंह पर थप्पड़ मारा गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी के मुंह पर थप्पड़ मारा गया जब मुफ्ता इस्माइल साहब ने ये अल्फाज कहे कि हाँ हमने पेट्रोल महंगा किया, हाँ हमने डीजल महंगा किया, हाँ हमने महंगाई की, मगर ये अवाम बाहर नहीं निकली। यानी ये अवाम एहतजाज के लिए नहीं है। छोड़ दे इमरान खान को, छोड़ दे उसको, जमात इस्लामी को, 2 जमातें निकली हुई है ना, छोड़ दे बाकी सबको। यानी उन्होंने इस कौम को कहा है कि इस कौम का ज़मीर मर चुका है। इस कौम के बाज़मीर लोग जो हैं वो इस महंगाई को समझते कुछ नहीं। या उन्होंने तमाचा मारा है इस कौम के मुंह पे। या सर, तमाचा है ये, आपके मेरे मुंह पे तमाचा है। ये पाकिस्तान के उन तमाम एंकर्स, तमाम कैमरामैन, तमाम रिपोर्टर्स, हर पाकिस्तानी के मुंह पर तमाचा है कि आप ये नहीं कह रहे कि ये महंगाई बढ़ गई है, हम आवाम को रिलीफ देंगे। आप कह रहे हैं कि अवाम क्या नहीं निकली बाहर, इमरान खान ने भड़काया, नहीं निकली बाहर। यानी ये अवाम जो है इसका ज़मीर मर गया हुआ है, ये बेहिस कौम है कि जो नहीं निकली बाहर। क्या कह रहे हैं आप असम्बली में? ऐसी बात कहनी चाहिए थी। सर आप मौसूफ कह रहे हैं ना, आज जो टैक्स लगाए हैं ये तो आज लगाए हैं। या सर, इस माह जो बिजली का बिल आता है, वो बिल जो एक आम आदमी, मेरे पास एक बिल है, ये बिल है एक उस शख्स का जिसके 4,000 रुपये जिसके घर का बिल है, यानी उसके घर में एसी नहीं होगा, वो बेचारा बड़ा गरीब सा होगा। तो आपको पता है पहले क्या टैक्स लगे हुए थे? सुने आप इसमें। जनरल से चले, टेलीविजन फीस वो तो पहले से थी, ओके हो गया। महसूल बिजली वो भी था, ओके। अब आगे जनरल सेल टैक्स, ओके जी। इनकम टैक्स, तुम कहते हो कि भाई हम तो इनकम टैक्स लगाते नहीं, गरीब आदमी भी टैक्स है ही कोई नहीं, तो ये गरीब आदमी जिसकी 20,000 तनख्वाह है, जिसकी 25,000 तनख्वाह है, उस पर क्यों लगा रहे हो? लगा दिया जी इनकम टैक्स। उसके बाद एक नई चीज डाल दिया है, फाजल टैक्स। ये कौन सा टैक्स है भाई? फाजल टैक्स, ये मैं नहीं कह रहा, बिजली के बिल में लिखा हुआ जी, फाजल टैक्स। उसके बाद असर क्या लिखते हैं वो, मजीद टैक्स। कुर्बान जाओ मैं ऐसी हुकूमत पे, मजीद टैक्स। फिर उसके बाद अब सेल टैक्स, एफसी चार्ज,
और बाकी आज जैसे फ्यूल एडजस्टमेंट चले आ जाए। ये 5-6 जो टैक्स है, फाजल टैक्स, ये क्या होता है जी? मजीद टैक्स ये क्या है? क्या ये मजीद टैक्स वज़रा के घरों में जो बेहतरीन खाने पकने हैं उसके लिए है? क्या ये मजीद टैक्स जो है इनके पाकिस्तान से बाई टूवर्स के लिए है? क्या ये फाजल टैक्स जो इनसे लिया जाता है आम आदमी से, ये किसी मिल ओनर से नहीं लिया जा रहा, उससे भी लिया जा रहा है, तो उसके साथ साथ ये लिया जा रहा है 2000, 3000, 2500 जिनके घरों के बिल आ रहे हैं उनसे लिया जा रहा है। या सर ये है। और आज कौमी पार्लियामेंट के अंदर कोई अवाम के हक में एक बात बता दे, मुझे एक बात बता दे जो आम शहरी के हक में हुई। इमरान खान ने जो सहूलत दी थी बिजली के बिलों में कि इतने पैसे हुकूमत देगी, इतनी होगी, वो भी ख़त्म कर दिए गए। आपने उनके हर चीज़ ख़त्म कर दी। आप मुझे ये बता दें, सुबह से लेकर शाम तक ये हुकूमत कह रही है, आज सारे वज़रा की जो बयानात नज़र उठा के देखें ना, वो क्या है कि जनाब इमरान खान साहब के जिस चीज़ को हाथ लग जाते हैं करप्शन निकलती है। भाई ये करप्शन तो सामने लाओ, पकड़ो अगर किसी ने करप्शन की है, वाकई पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़े? एक करप्शन का केस नहीं भाई अभी आज तक निकाल सके। सारा जोर इस पे, हाँ ये जरूर किया इन्होंने ये काम कि अपने सारे करप्शन के केस खत्म कर रहे हैं, जितने थे, जितने अपने करप्शन के केस थे वो सब खत्म किए जा रहे हैं। अवाम को ये ज़िबा करने जा रहे हैं। इस बकरा ईद पर बकरे ज़िबा नहीं होंगे, गाय ज़िबा नहीं होगी, ऊंट ज़िबा नहीं होंगे, बल्कि महंगाई में इंसान ज़िबा होंगे, भूख से इंसान ज़िबा होंगे, मासूम बच्चे ज़िबा होंगे, बिलक कर रोटी ना मिलने से, दूध ना मिलने से, अद्वियात ना मिलने से, स्कूलों की फीसें अदा ना करने से, कई सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग बच्चे ऐसे होंगे यहाँ से जो स्कूलों में अब नहीं जा सकेंगे। हफ्ता कई होंगे ऐसे बेचारे लोग जो अब मेडिसिन नहीं ले सकेंगे। मुझे कोई एक चीज़ तो सस्ती बता दे। मुफ्ती इस्माइल साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता भाई, वो एक फैक्ट्री ओनर्स हैं। मुझे एक बात बताए या सर, आप सेल टैक्स, आप किसी पे टैक्स लगाते हैं, आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई ना जी, आप एक ओनर पे, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पे लगा देते हैं टैक्स, वो किससे निकालेगा? वो मुझसे और आपसे पैसे निकालेगा। वो वहाँ के जो मुलाजमीन होंगे उनकी तनख्वाहों से निकलेंगे, वहाँ से बन के तैयार होने वाली जो चीज़ें होंगी जो वहाँ में जाके बिकेंगी उससे निकलेंगे। और भाई ये उन चीज़ों से निकलेंगे। ये अभी असल बजट नहीं आया, अब असल बजट आने वाला है। अब कौम याद करती है कि यार वाकई इमरान खान था, इमरान खान ने किया, इमरान खान को ही होना चाहिए था। और ये बैठ के सुबह से लेकर शाम तक रोज़ाना एक नया पैगाम आता है। खुदा की कसम सुबह उठते हैं, उठ के जब टीवी लगाते हैं या को अपने व्हाट्सएप पे देखते हैं तो पता चलता है आज ये चीज़ महंगी हो गई, आज ये चीज़ महंगी हो गई, आज हुकूमत की तरफ से ये तोहफ़ा मिल गया, आज हुकूमत की तरफ से ये तोहफ़ा मिल गया। और मैं तो हैरान हूँ जब मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं, और मेरे एक बड़े मोअज़्ज़ज़ दोस्त भाई MNA जो हैं वो बेंच बजा रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, तालियाँ बजाओ जी, अवाम जो है वो उन्होंने एहतजाज नहीं किया। इसका मतलब अवाम को ज़िबा कर दे। अवाम को तो आपने फंसा दिया कि अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए इतने मसरूफ़ हो जाओ कि तुम यही सोचते रहो कि मैंने रात को बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाना है, तुम ताकि एहतजाज कर ही ना सको और हम तुमसे सब कुछ छीन लें। ये हो रहा है यार। राना साहब, एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, तो क्या दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई बैकडोर राबिते भी चल रहे हैं? या सर, मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूँ, बड़ी क्लियर मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ, ये हुकूमत जा रही है। बहुत से लोग इख्तलाफ करते हैं, तमाम टीवी चैनल कह रहे हैं नहीं जी वो ख़त्म हो गया मामला, भी ये जाए, नहीं ये नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आइंदा चंद दिनों में अचानक तब्दील होती नज़र आएंगी। आइंदा चंद दिनों में आपको बहुत सी चीज़ें तब्दील होती नज़र आएंगी। बहुत सी जगहों पे बहुत से एहसास पैदा हो गए हैं। अवामी नफ़रत इस कदर बढ़ गई है हुकूमत के ख़िलाफ़ कि आप सोच नहीं सकते। मैं आज एक ज़िमनी इलेक्शन के हलके में गया हुआ था देखने के लिए क्या बन रहा है, तो मैंने वहाँ देखा कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो बाकायदा जलसा करा रहे हैं तहरीक इंसाफ का। मैंने कहा भैया आप क्यों करा रहे हैं? उन्होंने कहा भाई बात यह है कि हम मुस्लिम लीग नून में थे, हम तहरीक इंसाफ में नहीं गए, लेकिन तहरीक इंसाफ को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उसकी हुकूमत में हमारा ये हाल नहीं था जो मुस्लिम लीग नून ने कर दिया। तो यह सर राब्ते तो हो रहे हैं, ये तो उनको भी पता है, रिपोर्ट्स भी जा रही हैं और राब्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं। और राब्ते जो है आपको नज़र आ जाएगा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों के बहुत से तज़किये गलत साबित होंगे। मैं आज इस प्रोग्राम में जो बात कह रहा हूँ आप देख लीजिएगा, बहुत से लोगों के बहुत से तज़किये गलत साबित हो जाएंगे। जो राब्ते हो रहे हैं वो राब्ते करने वाले कौन हैं मुझे पता है, वो राब्ते किन से हो रहे हैं वो भी पता है।
इमरान खान अभी तक फौरी तौर पे जो बड़ा कोई किसी एहतजाज की कॉल नहीं दे रहा, उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, आपको ये नज़र आ जाएगा। देखें इमरान खान आ रहे हैं, इमरान खान तो कंपेन कर रहे हैं दोबारा, और ये बड़ी खौफनाक कंपेन है, अवामी कंपेन। और अवामी कंपेन जो है वो ये है कि इमरान खान इतवार को लाहौर आ रहे हैं, लाहौर के 4 हलकों में जाएंगे, उसके बाद शेखुपुरा जाएंगे, 5 तारीख को वो जनूबी पंजाब जाएंगे। फिर से इतवार को कॉल दी जाएगी एहतजाज की? अब तो हर रोज़ एहतजाज होगा, इतवार से हर रोज़ एहतजाज होगा। देखें ये जो अब हुकूमत कह रही है ना कि हम डंडे मारेंगे, हम पकड़ लेंगे, जितना मर्जी ये कर लें, किस किस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे पकड़ेंगे, किस किस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे पकड़ेंगे यासर, ये तो बता दें। अब ये मामला नहीं है यासर, मैं आपको बता दूं कि बहुत सी जगहों पे बहुत सा कुछ हो रहा है, बहुत से लोगों के अरमान जो हैं, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, ये सारा कुछ होने जा रहा है। आप ज़रा ईद कुर्बान जो है वो देखिएगा, इलेक्शन देखिएगा, और इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से तेज़ी से चीज़ें तब्दील होती, तेज़ी से चीज़ें तब्दील होती। बहुत से लोगों की ख्वाहिशात दम तोड़ रही हैं, आगे जाके आपको बताऊंगा किसने क्या कहाँ से क्या क्या मांगा है और उसको क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर तफसीलन बात करें ना, फिर अभी करें किसके राबतों पर कौन नाराज़ है, फिर किसके राबतों पर कौन खुश है? हुकूमत नाराज़ है जी, सख्त नाला है, हुकूमत सख्त तरीन नाला है। एक बाकायदा लाडले, एक नहीं मैं कह सकता, 4 से 5 लाडलों ने फरमाइश की किसी जगह कि जनाब ये क्या हो रहा है, हमें तो ये पता चल रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो एक सिस्टम है, चलने दें, आपको इसको क्या। उन्होंने कहा जी जनाब हमें क्या नहीं, हम तो तबाह हो जाएंगे, ये हर चीज़ महंगी हो गई है, ये फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया, अगर अचानक सारा कुछ तब्दील हो गया फिर हम कहाँ जाएंगे। तो उन्हें हौसला तो मिला, लेकिन वो हौसला इतना हौसला नहीं था। फिर उसके बाद वो लाडले सारे इकट्ठे हुए किसी जगह, उन्होंने कहा भाई हमें लगता है हमारे साथ कुछ होने जा रहा है, तो आगे इलेक्शन हम जीतें या हारें उसको छोड़ दो, फौरी तौर पर अपने केसेस के लिए कुछ करो, केसेस में क्या हमें रिलीफ ले सकते हैं वो करो। लेकिन वो आपको ये बड़ी बात बता दूं या सर, एक रिलीफ नहीं मिल रहा। जिनके लिए सब तब्दीलियां की जा रही हैं ना, जिनके लिए, उनमें से 2 के अलावा बाकी सब पुरानी तरह भी काम करेंगे, यानी पुरानी तरीके से केसों को निपटेंगे। मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ, और मैं आपको ये भी बता दूं, सारे या सबके अलावा 2 नहीं जी ना, सबके अलावा 2 नहीं, 2 जो है वो उनका तल्लक पीपल्स पार्टी से है, वो निकल जाएंगे। वो जैसे कहते हैं ना, हम अक्सर बातें करते हैं तंगली जो निकल जाना है वो निकल जाएंगे, लेकिन बाकी फंस जाएंगे। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान। के लिए राह हमवार कौन कर? राह हमवार नहीं कर रहा, उन 2 के रास्ते वैसे ही बन जाने हैं। किन ग्राउंड्स पे बनेंगे? ग्राउंड्स कोई नहीं होती, शिकंजे बने हुए। मेरी बात सुन ले, 6 या 7 शिकंजे हैं, तो उसमें 9 बंदे तो नहीं ना आ सकते। नहीं, मैं आपको, आप जिधर का इशारा दे रहे हैं उनसे कोई मुस्तकबिल के वादे वईद भी हैं नहीं, इनको कोई रिलैक्सेशन मिल रही? नहीं मिल रही। बाज़गश्त तो बहुत ज़्यादा है, फिर बाज़गश्त इतनी क्यों फैलाई जा रही? रोज़ाना देखिए, ना फैलाएंगे तो अपने लोगों को अपने साथ किस तरह रखेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आगे सौदा किस तरह बेचेंगे, जिसे हम कहते हैं ना, किस तरह सियासत करेंगे। अगर वो ये सारी बातें नहीं करेंगे तो आगे उनके लोग उनके साथ उन पर एतबार किस तरह करेंगे। और भाई किस तरह करेंगे मुझे बताएं ना, इसी तरह करेंगे ना जिस तरह कि आप कहें जनाब घबराएं ना, अगले 5 साल भी हमारे हैं, और उससे अगले 5 साल भी हमारे हैं। लोग कहेंगे इनके साथ रहो भाई, इनके साथ रहो, अगला सारा टाइम इनका है। ये बातें तो और भी बहुत से लोग करते थे, बहुत से लोग कहते थे हम अगले 20 साल तक नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। चले इस मुल्क में सियासी हालात बदलते हैं। देखें, सियासी हालात बदलते वक्त नहीं लगता, एकदम तेज़ी से सियासी हालात भी बदलते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि दावों के बावजूद भी बहुत कुछ होने जा रहे हैं। इस कुर्बान ईद को, बकरा ईद को ना आम ईद ना समझिएगा। इस ईद कुर्बान पे कई ख्वाहिशात की जो है वो भी कुर्बानी होनी है, सियासी ख्वाहिशात जो हैं उनकी कुर्बानी होनी है, ज़ाती ख्वाहिशात की भी कुर्बानी होनी है, और सियासी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी होनी है। ज़िमनी इंतखाबात, चलें बात की बात कर लेते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में आप रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं? मौजूदा महंगाई, प्रेशर, अवामी मोमेंटम, इसका नतीजा क्या निकलेगा? हमने इस पर तफसीलन बात की थी, लेकिन आपने कुछ हल्कों के हवाले से मैं आज आपको बाकी मैं आपको जो कह रहा हूँ ये भी नोट कीजिएगा। या सर, हल्का PP 7
यहाँ पे पीटीआई जीतेगी। अब बहुत से लोग कहेंगे यार मैं क्यों इतना कहता हूँ, ये आप रिजल्ट देख लीजिएगा। उसके बाद 83 हल्का 83 जो है इसमें बड़ा सख्त मुकाबला होगा, लेकिन पीटीआई अच्छे मार्जिन से चले जाएगी आगे। उसके बाद है PP 90 यहाँ पर बड़ा सख्त कंपटीशन होगा। उसके बाद है PP 125 यहाँ पर भी मुकाबला सख्त होगा, लेकिन पीटीआई को मार्जिन है अवामी। उसके बाद है PP 147 मोहम्मद नवाज़ बरवाना, यहाँ पे जीत जाएगा, आराम से जीत जाएगी पीटीआई। उसके बाद एक बड़ा हल्का जो आजकल बड़ा डिस्कस हो रहा है PP 140 शेखपुरा, यहाँ पे बार के सदर है खुरम शहजाद विरक, ये जीत जाएंगे। आगे आप आ जाएँ PP 158 लाहौर, ये मियाँ अकरम उस्मान है, एक उम्मीदवार जो यहाँ पे बड़ा तगड़ा था, चौधरी हसन, जो अलीम खान को के लिए जीत के सबब बनते थे, वो भी आज़ाद करे थे। उन्हें कल इमरान खान से मुलाकात के बाद वो पीटीआई में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद यहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार की पोजीशन बेहतर हो गई है। आगे आप चले जाएँ, आ जाएँ PP 167, यहाँ पे बड़ा मज़ेदार मैच होगा, बड़ा ही मज़ेदार मैच होगा, पीटीआई को यहाँ पे भी एज होगा। ये नज़ीर चौहान और शबीर गुजर वाला हल्का है। फिर आ जाएँ आप PP 168, ये वो हल्का जहाँ पे आज मैंने नून लीग के लोगों को वोट जलसा पीटीआई का करते देखा है, ये एक हल्का है। उसके बाद आ जाएँ आप PP 202, यहाँ पे मुकाबला है। PP 217 बड़ा सख्त मुकाबला होगा, शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं यहाँ पे। उसके बाद आए PP 224, यहाँ पे आमिर इकबाल शाह हैं, ये आराम से सीट जीतेंगे। PP 268 यहाँ पर भी बड़ा सख्त मुकाबला है। उसके बाद आप आज राणा साहब मजमूई तौर पे फिर क्या 20 सीटें पीटीआई की हैं? नहीं, इस वक्त 18 सीटें पीटीआई जो है ना बिल्कुल लेके जा रही है। हाँ 20 में से चलें, मैं आपको एक और सीट का बता देता हूँ। आपके फैसलाबाद की एक नशिस्त अजमल चीमा साहब वाली, उनके मुकाबले में है अली अफजल साई साहब, PP 97, अली अफजल साई साहब के बेटे। ये जो हैं अली अफजल साई साहब बड़े यंगस्टर से लड़के हैं, ये भी लेकिन साही वो ख़ानदान जो है उनके वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, ये इलेक्शन जीत रहे हैं और ये बड़े आसानी से इलेक्शन जीत रहे हैं। अली अफजल साई साहब, ये हल्का बनता है PP 97 बनता है आपका, ये भी जीत रहे हैं। अब मुझे बताएं, इन हल्कों की जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट पे हम बैठे होंगे, देख रहे होंगे, तो ये मेरी अगर कुछ दिनों पहले तक की बात करें तो कुछ दिनों पहले तक तो ये 15-5 का तनासब था, अब ये 18-2 का तनासब हो गया। जी 15-5 का तनासब। देखिए हुकूमत जो समझ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हर रोज़ की सूरत तब्दील नहीं। राणा साहब हुकूमत नहीं, आप भी ये कह रहे थे कि 4 जो हल्के हैं वो तकरीबन ले जाएगी हुकूमत, ले जाएगी। नहीं, मैंने कहा था 4 हल्कों में मुकाबला होगा। लाहौर के 4-5 टोटल सीटों की बात हुई थी। एक मैंने नशिस्त कही थी कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून उस पर मजबूत है, असद खोखर वाली। आज मैंने वहाँ जो सूरत हाल देखी है, दूसरी तरफ भी बड़ा मज़ेदार मैच है। अच्छा, यानी फिर हम ये समझें कि ये जो 18-2 का तनासब है, ये 20 का भी तो हो सकता है, हो सकता है। कुछ दिन गुजरे। देखिए मैं फिर वही अर्ज़ कर, इमरान खान इतवार को लाहौर आ रहे हैं, वो इन 4 हल्कों में करेंगे। इन 4 हल्कों में से एक साइकी समझ लें थोड़ी सी, 3 हल्के वो हैं जिनकी बाउंड्रियां साथ मिलती हैं। 3 हल्कों की बाउंड्रियां साथ मिलती हैं, ठीक। एक हल्के की बाउंड्री नहीं मिलती। इन 3 हल्कों में से एक हल्का वो है जिसमें से डिफेंस का भी कुछ एरिया आता है। एक हल्का वो है जिसमें जोहर टाउन, वलेंशिया टाउन, वापडा टाउन, ये सारे इलाके आते हैं, जिनको मुतल्लिक लोग कहते हैं कि ये पीटीआई के बेहतरीन एरिया हैं। एक हल्का वो है मियां उस्मान वाला, जो जिसमें आपको वो इलाके बहुत आता है, शादमान आता है, गुलबर्ग आता है, समनाबाद का कुछ हिस्सा आता है, इस इछरे का कुछ इलाका आता है, गड़ी शो आता है। फिर मैंने कहा गड़ी शो में एक आज़ाद उम्मीदवार का पीटीआई के साथ शामिल हो जाना, ये एक बड़ी है। हाँ, वहाँ पर अब्दुल अलीम खान, मुझे पता चला है वहाँ पे मरकज़ी दफ्तर बनाने लगे और ख़ुद इस पर वो अपना हिस्सा डालने लगे हैं, और उनका भी एक अच्छा वहाँ पर तल्लक है। लेकिन ये हल्का बज़ाहिर जो है पीटीआई जीतती नज़र आ रही है। असद खोकर अच्छी पोजीशन पे थे, मैंने आपसे कहा था। आज वहाँ पे ये सूरत हाल देखिए जब हवा चलती है। अब तहरीक इंसाफ तो निकलेगी, इमरान खान तो आएगा, वो आगे महंगाई की बात करेगा, ये सारी चीज़ें करेंगे। अब मुस्लिम लीग नून ने क्या बेचना है ये देखना होगा। शेखुपुरा का मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, शेखुपुरा के हल्के में जो इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो शख्सियत है, जिसने सबसे ज़्यादा अहम काम करना है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट है, वो मियाँ जवेद लतीफ़ नहीं है, वो राना तनवीर है। और राना तनवीर का असर और सुख इतना है कि आप सोच नहीं सकते। वो खाली मुस्लिम लीग नून में नहीं, उनका ज़ाती असर और सुख है।
वो कुछ हालात को तब्दील कर दें तो हो सकता है। चलें, आप ये कहते हैं कि वो हालात को तब्दील कर सकते हैं, तो वो कितना तब्दील कर सकते हैं? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद नाज़रीन पाकिस्तान लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी हिजान बरपा है, मुआशी तौर पे हम फंसे हुए हैं। रास्ता क्या है? रास्ता जो बेहतरी का है वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? मंजिल कब तक पहुंच जाएगी? या मंजिल के इशारे कब तक दिखाई देने लगेंगे? यानी मुआशी खुशहाली हमें कब तक मिलेगी? तो इसी पे बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना साहब, वज़ीर आज़म कहते हैं कि कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा, बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा, मुश्किल फैसले हैं। सर, कोई एक आधा बाग रहने दें, कोई एक आधा दरख्त रहने दें। इतनी जो आप सब्ज़ा सारा ख़त्म होता जा रहा है और मुआशी तौर पे हमें यही दिखा रहे हैं कि हिजानी कैफियत है। अवाम किस उम्मीद पे ज़िंदा रहेंगे? मैं यासर साहब आपको बताऊं कि इस वक्त जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो ओवर 4 ईयर्स, ये 4 साल में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। मैं अगर बात करूं, अगर आप समझते हैं कि हमने आज महीने में गड़बड़ कर दी है, तो जब 2013 में हमें गवर्नमेंट मिली थी तो उस वक्त भी हालात कुछ इस किस्म के थे। इतने अगर नहीं थे तो लेकिन ये जरूर सा रिजर्व भी नहीं थे और हर तरह जो थी स्टॉक एक्सचेंज बहुत नीचे था। जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इतनी अच्छी थी, बिजली जो थी 18 घंटे नहीं आती थी। लेकिन 2018 में जब हमने पाकिस्तान दिया आगे, उस वक्त बहुत ज्यादा हालात बेहतर थे, खुशहाली भी थी, तरक्की भी हो रही थी, बहुत सारे मोटरवेज, हाईवेज, बिजली के कारखाने, मेट्रो आपको विजिबल थी, चीजें नजर आ रही थी कि क्या होगा इन सालों में। और आज जब हम गवर्नमेंट मिली है तो उस वक्त एक महीने में हमने देखा जो हमें ब्रीफिंग मिली वो सारा इन्होंने चक्करबाजी की हुई थी और मैं समझता हूँ इंतहाई तबाही हुई थी। और आपके सामने है वो तबाही, जिस तरह आंखों के सामने होती रही। लेकिन क्योंकि पीरियड वो था बहुत 4 साल में हुई, 3.25 साल में, इसलिए वो बतदरीज होती गई और यहाँ पहुंच गई। अब हमारे पास जो रास्ता था यही था कि एक तरफ मुल्क की वो जो कंडीशन है इकोनॉमिक, उसको हमने बिल्कुल बचाना है और तो आज एक साल बनी हुई श्रीलंका से या डिफॉल्ट से बचाना है, तो उससे सख्त फैसले करने पड़े। और IMF के साथ जिन्होंने मुआहदे किए थे वो भी बहुत खौफनाक किस्म थे, जो आप टीवी पे देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सबको पता है कि वो क्या थे। जो फरवरी में इन्होंने किया, एक तो इन्होंने 19 में किया वो तो और किस्म का था, लेकिन जब जो फरवरी में किया में वो तो एक बहुत ही खौफनाक किस्म का था। स्टेट बैंक को जो इन्होंने गिरवी रख दिया वो आपके सामने है, जो हुआ सारा कुछ हुआ। हर तरह इन्होंने हर चीज उनके सामने डाल दी। अब हमारे पास क्या है, एक पॉलिटिकल बिल को प्राइस हम पेश कर रहे हैं जो सियासी कीमत है। हम बचाते हैं, हम सियासतदान हैं, हम आपके सामने, हमारा माजी आपके सामने है, रिकॉर्ड हमारा। राना साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। आज आपके वज़ीर ख़ज़ाना, मशीर ख़ज़ाना जो भी कह रहे हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब ने, आपने तकरीर सुनी उनकी, उन्होंने कहा जी हमने टैक्स, हमने पेट्रोल बढ़ाया, अवाम ने कोई एहतजाज नहीं किया, हमने डीजल बनाया, कोई एहतजाज नहीं किया। ये कहने का क्या मतलब था कि अवाम एहतजाज करे फिर हम कम करेंगे, या अवाम को कहा जा रहा है कि आप बेहिस हो गए हैं? क्या किसी वज़ीर को ऐसी तकरीर ज़ेब देती है? नहीं, मैं समझता हूँ ये जो आजकल बातें हो रही हैं वो अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है उनका, लेकिन ये एक हकीकत बताने की कोशिश है और उनका मकसद ये है जो शायद वो उस तरह पेश नहीं कर सके होंगे कि अगर उनका मतलब कि लोगों को शऊर है, लोगों को रियलाइजेशन है कि ये हालात हैं और ये पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा या राना साहब अगर लोगों को है तो फिर आपने महंगाई मार्च क्यों किया था महंगाई पे? नहीं, इसलिए किया था कि उस वक्त इस तरह पेट्रोल की कीमत ये नहीं थी। आज देखिए पेट्रोल 120 पे पहुंचा हुआ था। सर राना साहब हमें जो पेट्रोल जो मिल रहा था $130 की सतह पे पेट्रोल था कि जिसके बाद आपने बढ़ाने का सोचा और आपने कीमतें बढ़ाई।
सर हालिया जो रेट है ना वो आप ब्रेंट क्रूड का ले लें या आप अमरीकी खाम तेल का ले लें, 104 है एक का और दूसरे का 108 है। अब जब वो 130 का फिगर टच करके नीचे आ चुका है तो आवाम इस उम्मीद पे है कि हो सकता है अगले 4-5 दिनों में आप भी कीमत कम कर दें। नहीं, ये बिल्कुल आप देखेंगे जब नीचे आएंगी और वो ठहर जाएंगी तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ नीचे जाएंगी। अभी ये फ्लक्चुएशन है, लेकिन 130 तो टच नहीं किया, लेकिन 120 पे था। ये आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि नीचे आई है और इसमें कोई $4-5 का फर्क पड़ा है और 2 दिन में ही हुआ है ये। और हमें उम्मीद है कि 3 महीने बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ $600 का पर टन पाप आए, वो 1800 किया, जब हमें मिला है तो 1800 तक टच कर गया। $1800 पर टन 600 से। अब घी की कीमत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ने मेहरबानी की वो 1500 पे भी आया है, अभी आ गया है और नीचे जाएगा, अल्लाह करेगा जाएगा नीचे। तो ये चीजें करेक्शन होनी है और ये होके रहेगी। लेकिन राना साहब कसाद बाजारी तो इस पूरी दुनिया में है। अब कीमतें नीचे आ रही हैं तो उसका इम्पैक्ट 2-3 माह बाद आप कह रहे हैं, लेकिन कीमतें बड़ी थीं तो उसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे देखने में आया था। अब ये जो उस वक्त तक जो पैसा लिया जाना है आवाम से, मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल फैसले में अगर थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए तो उसमें उज़र क्या? नहीं, बात देखें जो आप कर रहे हैं वो बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन जो एक सप्लाई चेन होती है उसमें देखें, जो हमारे पास आयल जो हमने परचेज किया हुआ है, जो पाइपलाइन में है, वो 120 पे है या 125 या 122 पे जो आप बात कर रहे हैं। अब जो आज हम उसको करेंगे तो वो आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा कि जब वो पहुंचेगा हमारी रिफाइनरी में प्रोसेस होगा। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके तहत चीजें चलती हैं। तो आप देखेंगे कि अवाम से अजीज कौन हो सकता है, मुझे बताएं कि हमें ये भी पता है कि इलेक्शन जो है वो नजर आ रहे हैं, कोई साल बाद है, 10 महीने बाद है, जब भी है इलेक्शन रिटर्न ऑन द वॉल सामने है कि होने हैं ये इलेक्शन। अब एक PMLN इतनी बड़ी जमात है, इतनी पॉपुलर जमात है, तो उसको नहीं समझ कि यार हम कुछ करें ताकि वहाँ पे जो बोझ कम हो। तो हम समझते हैं कि ये चीजें जो बहुत खराब हुई हैं, इंशाल्लाह 3-4 ये मुझे अभी यासर साहब कह रहे थे कि हमें बताएं ये कितनी देर बाद आप समझ चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मैं कहता हूँ 3 से 6 महीने में देखेंगे चीजें हम अपनी लाइन पे ले आएंगे, जिस तरह हमारी एक्सपर्टीज है या जिस तरह मेहनत करते हैं शहबाज साहब भी, हम सारे, तो चीजें आपको नजर आ जाएंगी कि हाँ अब पाकिस्तान उस रास्ते पे चल पड़ा है जिसमें अब इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। राना साहब, इलेक्शन की बात आपने की कि इलेक्शन होंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हर सूरत में अगला वज़ीर आज़म उनका होगा। क्या ये आपके साथ कोई मामला तय हो चुका है, कोई दो दफ़ा की टर्म बन चुकी है, या आइंदा इलेक्शन में आप समझते हैं कि वाकई पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून उनकी सपोर्ट करेगी? नहीं, मैं तो आज भी समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ही सबसे बड़ी जमात है और उसी वही इलेक्शन में हम इंशाल्लाह जीतेंगे और स्वीप भी करेंगे। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि डिसाइसिव जो होता है, जो फैसला कौन होती है, जो ग्राउंड होती है, वो तो पंजाब है और जो 65% पॉपुलेशन है और सारा कितना आपके सामने है। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि PMLN ही जो पंजाब में आपका मुकाबला किससे होगा, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ? मेरा ख्याल है तरीके इंसाफ ही है जो जीतने की पोजीशन में नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, आप ये कहते हैं जीतने की पोजीशन में नहीं है अभी। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो ग्राउंड रियलिटीज दिखाई देती हैं उसमें आपको क्या लगता है कि 5 भी आपकी सीट्स निकल आएंगी 20 में से? मैं आपको बताऊं, ये राना अजीम साहब हैं, बड़ी नजर है, गहरी इलेक्शन ये बड़ा करते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन शोर शराबा या एक क्राउड के किस्म के लोग हैं। लेकिन जब पोलिंग होगी तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वो लोग बिल्कुल PMLN को वोट देंगे। आज भी यही हाल है और साल बाद भी यही हाल होगा और बेहतर होगा। इस महंगाई के बावजूद भी महंगाई लोगों को पता है, मैंने देखा है, लोग कहते हैं ये फैक्ट है कि ये उनका किया जा रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनली भी जो आप बैन अवी बात करते थे किसान गुजारी का, फूड और एनर्जी क्राइसिस है। लेकिन अगर हमने एग्रीकल्चर पे थोड़ा फोकस किया, जिस तरह हमने कर रहे हैं, इंसेंटिव दिए हैं, कोई उनको थोड़ी सी सपोर्ट दी है, तो आप देखेंगे चीजें हमारी दुनिया से बेहतर हो जाएंगी आने वाले दिनों में।
और लोगों को बेहतर नजर आएगा। मुझे वो बताएं, अब लोगों के अजीजों कारोबार रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में हर जगह रह रहे हैं, वो उनको बताते हैं कि यहाँ क्या हाल है। राना साहब ये तसल्ली तो आप दे रहे हैं कि 2 माह के अंदर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये तसल्ली हमारे वजीर ख़जाना को देनी चाहिए, ये तसल्ली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देनी चाहिए, लेकिन उनके किसी भी एक बयान में इसका शायबा तक दिखाई नहीं देता। वज़ीर आज़म की अगर बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो वो यही कहते हैं मुश्किल हालात हैं, दुआ करें। उनसे जो पर्सनल मुलाकात भी आप कर लें उसमें भी यही कहते हैं हालात बुरे हैं, दुआ करें। वज़ीर ख़जाना जो है उनके पास तो कुछ है ही नहीं हिम्मत और हौसले वाली बात, वो सिर्फ एक पैगाम दे दें मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कबाड़ा इन्होंने कर दिया है, ये तबाह हो गया है। यानी आप हौसला तो देना अवाम को पता हो कि आप काम कर रहे हैं, कुछ बेहतर हो जाएगा। देखिए, 2 अप्रोचेज हैं, एक अप्रोचेज हैं बात करने की। मैं आपके सिर कुछ बात करता हूँ। एक ये है कि आप लोगों को सबज बाग दिखाएं, ग्रीन ही ग्रीन दिखाएं, सब हरा ही हरा है और कुछ नहीं होगा। एक वो है जो हिंदुस्तान ने की अप्रोच थी शुरू से 47 के बाद। मैंने खुद स्पीचेस सुनी है, अब ये हमारे बड़े स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं राणा साहब। मैंने ऑनेस्टली ये सुना है कि आपको कौम से जब वो पब्लिक एड्रेस करते या कौम नेशन को एड्रेस करते उनका प्राइम मिनिस्टर या दूसरे लीडर, तो ये कहते थे कि आपको मुश्किल दिन देखने हैं, आपको भूख काटनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको ये कंफर्ट या सहूलत नहीं मिलेगी। और उन्होंने जब बिल्कुल अपनी बुनियाद तगड़ी कर ली, बिल्कुल इकोनॉमिक जो माशी उनकी बुनियाद थी उसको दीवारें मजबूत कर ली, बुनियादें मजबूत कर ली, फिर उन्होंने ओपन किया है। आफ्टर आई थिंक 50 ईयर्स वहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियों पे चलते रहे, छोटे छोटे उन्होंने कभी कुछ चीजें मैंने नहीं देखी, मैं भी विजिट करता रहा हूँ उससे पहले भी। तो एक रास्ता ये है कि लोगों को कहें बस ठीक है, हर चीज ठीक है जो हमने। आप ये कहते हैं कि तर्ज तकल्लुम उनका मुख्तलिफ है और वो ये समझते हैं कि अवाम को हकायक बताए जाएं और उसी हकायक की बुनियाद पे आगे बढ़े। मैं आज भी कहता हूँ कि शहबाज साहब जो हैं वो बहुत उनकी अप्रोच ठीक है, वो बात कर रहे हैं लोगों के साथ, मुखातब हो रहे हैं, हालात ये हैं, लेकिन डजंट मीन कि वो उनको कह रहे हैं कि ये फॉरएवर है। हम तो कहते हैं कि ये 3 से 6 महीने तक चीजें बेहतर ना हुई तो आप अल्लाह ताला जिंदगी रखे, आप और मैं खैरियत हूँ, मुझे ले टेलीफोन पे, मुझे पता है जो कुछ माह दरकार है, कुछ माह के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और अल्लाह के फजल से बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी और अब्बास पप्पी साहब हमें एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बत इशारे नहीं मिलते। हुकूमत यही बताती है मुश्किल वक्त है, हुकूमत ये बता रही है कि हमें डॉलर्स मिल रहे हैं, डॉलर की कदर में कमी वाक़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी मुश्किल वक्त है। हुकूमत ये बताती है सुपर टैक्स लगेगा और सुपर टैक्स के नतीजे में मुश्किलात फिर से बढ़ेंगी और वो हम एक तबके से ले रहे हैं, उसके असरात गरीब तक नहीं पहुँचेंगे। इसमें भी हुकूमत जो है वो गलत फहमी का शिकार है। कैसे मुमकिन है कि एक तबके पर टैक्स लगे और किसी दूसरे तबके पर उसका असर ना पड़े? तो इसके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन की सोच क्या है? अपोजिशन अवाम के अंदर मोमेंटम किस तरीके से दोबारा बिल्ड करेगी? अपोजिशन अवाम को किस तरीके से अपने साथ फिर मिला के हुकूमत के खिलाफ कोई कैंपेन बाकायदा तौर पर लॉन्च करेगी? हुकूमत कहती है कि अगर इस बार इतवार को आप सड़कों पर निकले तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पीटीआई की फिर प्लानिंग क्या है इस बारे में? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऑन अब्बास पप्पी साहब ने। ऑन साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। ऑन साहब, अगर मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल देखें, सियासी तौर पर भी हैजानी कैफियत है, मुआशी हम गिरदाब में एक ऐसे फंस चुके हैं कि हमें रास्ता कोई सुझाई नहीं दे रहा कि अगले 2-3 माह, 6 माह, 7 माह या कोई 1 साल कौन सा वो दिन होगा कि जिस दिन मुआशी तौर पर बेहतरी का दिन हो सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्या वो अगले आम इंतखाबात तक इंतजार करेगी या फिर से वो मोमेंटम जो एक आपने कुछ हफ्तों पहले शुरू किया था उसको फिर से लॉन्च करेंगे? देखिए जी, इसका फैसला तो अवाम ने करना है। वेरी फ्रैंकली, एक जो लीडर होता है या अपोजिशन की जो पॉलिटिकल जमात होती है, जो कि इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हमारा काम होता है कि हम अवाम को एक मोमेंटम दे के उनको एक शऊर दे दे कि ये मुल्क के साथ हो रहा है। आज से 3 महीने पहले मुल्क की इकॉनमी कहाँ पे खड़ी थी और आज 3 महीने बाद अचानक क्या क़यामत बर्पा हुई, मुल्क कदर के पहुंच गया कि डिफॉल्ट की बातें शुरू हो गई। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन डिफॉल्ट की बातें शुरू हो गई हैं।
आपके रिजर्व्स इस वक्त मिनिमम लेवल पे आ चुके हैं। जब आप देखें ना, जब 11 जमातों का एक टोला इकट्ठा होगा, जिनकी सिमत एक जैसी नहीं होगी, जिनकी सोच एक जैसी नहीं होगी, और जिनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को एनआरओ देना होगा, उस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का जिस तरह जहां खड़ी है, यह खड़ा होना ऑटोमेटिकली डिफाइंड था। आई डोंट नो कि जो लोग ये प्लान कर रहे थे उन्होंने कम से कम इन फैक्टर्स को उस वक्त इग्नोर कैसे किया होगा। अब जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, अवाम खुद इतनी तकलीफ में है कि शायद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अब ये 100 थ्रेट्स करनी शुरू कर दें राणा सनाउल्लाह माइंडसेट के साथ, या मरियम जो है ना, मरियम सफ्दर रवान हमें धमकियां देनी शुरू कर दे कि अवाम को हमने उनकी गर्दन पे नाखून भी रखना है। हमने इस वक्त पेट्रोल की रेट भी बढ़ाने, हमने डीजल के रेट भी बढ़ाने, हमने बिजली के रेट बढ़ाने, एलएनजी के रेट भी बढ़ाने, हमने सुपर टैक्स भी लगा देना है, हमने आईटी इंडस्ट्री को भी टैक्स कर देना है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है, मतलब इस यकीन करें एलसी इस वक्त खुल नहीं पा रही, डॉलर्स गवर्नमेंट के पास नहीं है। स्टेट एफबीआर के जो इस वक्त टैक्स कलेक्शन है वो लोएस्ट माउंट पे आ गई है। हमारी रेमिटेंसेस चली। जब ये सारा कुछ होगा उसके बाद आप थ्रेट कैसे कर सकते हैं कि अगर ये सारा कुछ करेंगे। नवाज साहब आपने कहा कि फैसला अवाम ने करना है, अवाम देखेगी, अवाम तंग आएगी, अवाम, क्या इस मुल्क में फैसला अवाम करती है? राणा साहब, ये बहुत आयरॉनिक है। वेरी फ्रैंकली, अवाम शायद एक वो माउथ पीस बन चुका है जिसको हमने हमेशा इस्तेमाल किया कि अवाम तकलीफ में है तो अवाम निकलेगी। इनफैक्ट जब कभी अवाम, ये जो हजूम और अवाम का कॉन्सेप्ट है ना, हमें 70 साल में कभी इन्होंने अब आज तक अवाम को वो कौम बनने नहीं दिया। ये जो अवाम और कौम का जो फर्क है ना, इसी में मारे गए। जब कभी हमने कौम बनने की कोशिश की, खान साहब ने 2014 में इसको कौम बनाने की कोशिश की, 2016 में इसको कौम बनाने की कोशिश की, खान साहब ने 25 मई को इसको कौम बनाने की कोशिश की। किसी भी तरीके, इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने भी किया था, तब भी उन्होंने भी कौम बनाने की कोशिश। कोई न कोई ऐसी एक ताकत आती है जो कौम को मुंतशिर करके एक हजूम बना देती है और उसकी आवाम और शोरश पे दबा। अब आप क्या करने जा रहे हैं? ये हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारी गुफ्तगू अनवाई बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अब कौम आपकी तरफ देख रही है। खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया, 6 दिन के बाद आप 16 दिन भी हो गए, 16 के बाद 26 दिन होने को जा रहे हैं, 26 के बाद 1 महीना होने के जा रहा है। कौम क्या, आप क्या चाहते हैं कि कौम जब पूरे रगड़े में आ जाए, बिल्कुल बिलकना शुरू हो जाए, मरना शुरू हो जाए, उस वक्त तहरीक इंसाफ कॉल देगी? नहीं। अच्छा, मैं एक चीज बात कर दूं, जहां तक तो है ना जी तहरीक इंसाफ का, तो जब हमने पिछली दफा धरना दिया था, 25 को आए थे, उसके बाद हमने 2 दफा 3 दफा प्रोटेस्ट भी किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर तो आता है। देखिए रंजन, जो अवाम है ना, जो अवाम जिस तकलीफ में है, वो उस वक्त तक सड़क पे नहीं आती जब तक उसको वो कंफर्ट माइंड ना आना शुरू हो जाए, फील गुड का फैक्टर ना आना शुरू हो जाए। जिस तरह का रवैया इन्होंने यहाँ पे इस वक्त डी चौक में इस्लामाबाद में 25 को किया था, उसके बाद मतलब वेरी फ्रैंकली अवाम ये उस तरह की अवाम नहीं है कि जो तुर्की में आके टैंकों के नीचे लेट जाए। उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें टाइम चाहिए, और यकीनन इस वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए कि शायद वो दिन भी दूर नहीं है कि जिस दिन अवाम कहे कि हम किसी चीज से नहीं डरते। हम चाहते सिर्फ ये हैं कि अवाम को या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा रिलीफ हो। आप इतनी अवामी सपोर्ट के बाद भी, आप शहर शहर एहतजाज करके अवामी ताकत देखने के बाद भी इस बात के कायल हैं कि अभी भी वो मोमेंटम नहीं है जो मोमेंटम होना चाहिए, या जो आगही देनी थी वो अभी नहीं दी जा सकी? मोमेंटम मौजूद है। हमने जो पिछला सैटरडे को प्रोटेस्ट की, अगर आपने देखा पूरे पाकिस्तान में, और खासतौर पे क्योंकि मैं जनूबी पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूं, हमारे 20 शहरों में जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, राना साहब यकीन कीजिए, मैंने जिंदगी में अपनी पॉलिटिकल जो है ना, मेरी तो खैर पॉलिटिकल लाइफ बहुत थोड़ी है, मैंने आज तक इस तरह के प्रोटेस्ट ही देखे। हमारे वर्कर अगर 5 थे तो 50 अवाम निकल के आए थे, और वो इसलिए नहीं आए थे कि वो शायद, मतलब उनकी 2 वजूहत थी। एक तो वो समझते हैं कि जो इमरान खान साहब एक नैरेटिव बात कर रहे हैं वो सच है, इस वक्त गद्दार एक हुकूमत यहाँ पे आई बैठी है, और नंबर 2 जिस तरीके से अवाम को महंगाई के इस चक्की में पीसा जा रहा है, लोग उसमें आए थे। सो मोमेंटम इज देयर। अब इशू ये है कि अब इंशाल्लाह खान साहब एक नया ऐलान अपने कुछ ही आने दिनों में करेंगे, वो आपको भी पता चल जाएगा। हम उसको स्लोली बिल्ड करके पहले उसको बाय इलेक्शन की क्या खान साहब ईद से पहले ये ऐलान कर देंगे? जी एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये खान साहब का डिस्क्रेशन और प्रेरोगेटिव है, तो कल आने वाले दिनों में, कल या परसों में खान साहब कोई ना कोई इस तरह का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह जी। तो ऑन साहब, कुछ इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे फॉरेन फंडिंग केस के अंदर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। अगर इस तरह का फैसला होता है तो उस पर पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या तरतीब दी है आपने? वो मैंने एक शेर पढ़ा था, मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन उसमें था कि ये दरिया तिनको से न रोके जाएंगे जी, उसका एंड ये था। तो अगर ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब ज़िंदानों की खैर नहीं,
एग्जैक्टली तो इलेक्शन कमीशन का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि नून लीग का माउथ पीस है, उनका एजेंट है, वो उसके हाथ से हमें यहाँ नाअहल करा के और पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो अन्नी बचाएंगे, ऐसा होने नहीं लगा। मतलब ये क्या स्टुपिडिटी है कि एक ऐसी जमात जिसने 1,70,00,000 वोट लिया है, जो इस वक्त 61% अवाम जो है इमरान खान साहब के हक में है पूरे पाकिस्तान में, 61% अवाम, और उन 39% लोग ऐसे जो 12 जमातों को शायद फॉलो कर रहे हो, वो उसको नाअहल करके या सिस्टम से बाहर निकाल के पाकिस्तान में रूल करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। एंड वेरी फ्रैंकली रंजा, मैं समझता हूं ये हुकूमत अपने बोझ के नीचे खुद ही गिर जाएगी। अच्छा, और साहब कुछ इत्तलात ये भी हैं कि आप लोगों से कुछ मुज़ाकरात भी जा रहे हैं उन शराइत के ऊपर जो आपके सामने रखी गई हैं, जो फरीकैन ने आपके सामने रखी हैं, अगर आप उन पे अमल दरामद कर लेते हैं तो या यकीन दहानी या इशारा कोई करवा देते हैं तो फैसला मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं सर कि ये जो सीनियर लीडरशिप है ऑब्वियसली वो हमेशा से कांटेक्ट पे तो रही है, जो स्टेक होल्डर सिस्टम में मौजूद है उनसे बात बैक चैनल डिप्लोमेसी, ये बात तो होती रही है। लेकिन हमारा एजेंडा बहुत क्लियरली है, वो था कि जनरल इलेक्शन के हवाले से, जब कभी जनरल इलेक्शन हवाले से कोई भी हमसे बात करना चाहेगा, एज लॉन्ग एज वो तारीख दे दे, हम फौरन बैठ जाएंगे। लेकिन अगर जनरल इलेक्शन उसमें से एक छोटा एजेंडा है और बाकी एजेंडे बड़े हैं तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। अगर वो हमसे बात करेंगे जी कि नैब लॉज को जाने दें या इलेक्शन रिफॉर्म्स को रिवर्स कर लें, या उसके बाद ऐसा करेंगे जी महंगाई के ऊपर शोर ना मचाएं लेकिन इलेक्शन की डेट बाद में दें, ऐसा नहीं हो सकता। अवाम के जो इश्यूज हैं, और अवाम के इश्यूज महंगाई नहीं है, यकीन जानिए जो नैब का लॉ है वो इस मुल्क की तकदीर का फैसला, यानी कि वो कवानीन हजरत उमर के जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लॉज थे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि तुम लोग अपने लिए कानून खुद नहीं बना सकते, यू कैन नॉट बी द जज ऑफ योर ओन कॉज, और इंडिविजुअल पर्सनलाइज किस्म के कवानीन जो बना रहे हैं, जिसकी वजह से मरियम कानून में से निकल जाएगी, हमजा कानून में से निकल जाएगा, उस पर केस खत्म हो जाएंगे, शहबाज, तो ये सारी चीजें हमारे लिए मैटर करती है। और उससे ज्यादा मैटर करता है इलेक्शन रिफॉर्म्स, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में यकीन जानिए हर कौम अपने ओवरसीज जो उनके लोग होते हैं उनको इज्जत दिया करती है। हम एक वोट का राइट नहीं लेने जा रहे, हम $36 अरब सालाना तो लेने पर खुश हैं, एक वोट का उनको राइट देने को तैयार नहीं क्योंकि वो इमरान खान को वोट देंगे। ये सारी चीजें वो मैटर करेंगी उन तमाम डिस्कशंस का, अगर जिस लेवल पे कहीं स्टेक होल्डर के साथ बात हो रही है। लेकिन हमें एक बात बता दें, एक बात बड़ी सुनने में आ रही है, बड़ा चर्चा भी हो रहा है और बड़ा इसका शोर भी मचा है, मेरे पास तो कुछ उसके एविडेंस भी मौजूद हैं। सुना आपके कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और लाडले की ख्वाहिश है कि असम्बली के पार्लियामेंट के अंदर कुछ और भी लोग आएँ, तो किन किन से राब्ते हो रहे हैं, किन किन लोगों ने आपको शिकायत की है? चले ऐसे कर लें। और क्या ये भी एक इजाफी सवाल इसमें डाल देते हैं, क्या जनूबी पंजाब से कोई वजीर भी है जो जाने के लिए तैयार बैठा है, साबिक वजीर? अच्छा, मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। यस, मैंने सुना जरूर है, हमारे लोगों से राब्ते जरूर किए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने राब्ता करने पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, चेयरमैन इमरान खान साहब को इतला भी की है कि हमसे राब्ते किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी आप आइल्स को क्रॉस कर लें, और यकीनन जो हमें बताएगा ऑब्वियसली उसने लाइन तो थोड़ी क्रॉस करनी है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने शायद लाइन क्रॉस कर दी। हैविंग सेड दैट, देखिए ये मैटर नहीं करता, एक एमएनए का उधर जाना इधर जाना, उसको कोई 10-20 करोड़ दे के कोई मिनिस्ट्री दे के ले जाना, ये कोई मैटर नहीं करेगा। हम इस्तीफे दे के बाहर जा चुके हैं। अब कोई भी बंदा इस टाइम, वैसे अगर आप तो खैर पॉलिटिकल लोग हैं, आपको तो सारा समय लगता है, जिस किस्म की मोमेंटम अवाम में मौजूद है, एक सियासी वर्कर क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाना चाहेगा? मतलब आप किसी भी हल्के में चले जाएं, जिसने एमएनए एमपीए का इलेक्शन लड़ना है, क्या इस वक्त ज़मीनी इलेक्शन का क्या बना रहे हैं? सबसे ज्यादा सीटें जो है जनूबी पंजाब में हैं, क्या करने जा रहे हैं आपने? हमारे टोटल जो 20 सीटें, वैसे तो जो पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, जनूबी पंजाब में 8 सीटों पे इलेक्शन है, 2 लोधरा की हैं, एक लिया की, एक डेरा गाजी खां की, एक मुल्तान की, एक भावलनगर की और 2 मुजफ्फरगढ़ की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान पंजाब में तो परफॉर्म करेगी, लेकिन बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साउथ पंजाब हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो अवाम का मैंडेट है, जो अवाम की ख्वाहिश है, वो ट्रांसलेट हो वोट में। इशू सिर्फ ये है कि जिस किस्म की माफिया के साथ हमारी जंग है, चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन है, चाहे उसमें लोकल डीसीओ है, चाहे डीपीओज हैं, चाहे नून लीग की वो पूरी एक वो माफिया मेंटालिटी काम कर रही होती है, उसको प्लान करने के लिए हम इंशाल्लाह अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। इस दफा कम से कम इलेक्शन डे की चोरी जो है ना वो कोई कर नहीं सकेगा। ऑन साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि माजी करीब में आपके जो लोग आपको छोड़कर गए और आपने उन पे जो टैग्स लगाए, आपने उनके गिर्द घेरा तंग किया और अब एक दरखास्त भी दे दी इलेक्शन कमीशन में कि उनको लोटों का जो निशान है वो अलॉट किया जाए, इस सारी सूरत हाल के बाद भी
क्या कोई ऐसा है शख्स कि जो अब भी उस तरफ का रास्ता इख्तियार करे जिस तरफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन मौजूद है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको दो वजूहात की वजह से, एक ये वजह कि पॉलिटिकल कोई भी शख्स जो इस वक्त जैसे हल्के में जाके 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद जब भी जनरल इलेक्शन होंगे उधर जाना हो, वो कम अज कम डूबती हुई कश्ती का कम अज कम मुसाफिर नहीं बनेगा। और इस वक्त जो 11 जमातों का टोला है ये डूबती हुई कश्ती है, तो उसका कोई पार्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात ये, वेरी फ्रैंकली मैंने लिटरली मुल्तान में, अपने साउथ पंजाब में लोगों को दिन के टाइम, जो MNA इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं वो दिन के टाइम नहीं निकलते, वो रात को इशा की नमाज के बाद बाहर निकलते हैं। कहीं शादी पे जाना हो, कहीं गमी पे जाना हो, नहीं जाते, वो बाद में जाके अफसोस करने जाते हैं। वो कैंपेन के लिए रात को लेट निकलते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त कोई ज़ीशुर आदमी, और तो दूर की बात है, अपनी औलाद को फेस नहीं कर सकेगा। और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वेरी फ्रैंकली नॉर्मल है। आप एक जमात के मैंडेट पे वोट लेके आए हैं और अगर आप गद्दारी करके लोटा बन के दूर जाते हैं तो घर में सबसे पहले एहतसाब आपकी बीवी, आपके बच्चे करते हैं, क्योंकि खान साहब ने जो अब शऊर दे दिया है, ये नहीं हो सकता कि कोई लोटा बने हो सके, वाह जी वाह जबरदस्त, अगले अब्बू जी आप फिर MNA बनेंगे। अब्बू जी का MNA बनना, लेकिन ऑन साहब अगर देखा जाए कि आप बरसरे इक्तदार हैं और उस वक्त आपको छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में कोई शामिल हो गया तो उसको आप लोटा कह सकते हैं, लेकिन आप अपोजिशन में बैठे हैं और आप नेशनल असेंबली के अगर मेंबर भी नहीं है, अगर आप इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसी सूरत में कि उस वक्त कोई मूव करता है तो क्या उस पर भी तमाम उसूल और ज़वाबित वही लागू होते हैं? ये बड़ा लोटा होगा, ये मेजर लोटा होगा। उसकी वजह ये है कि अभी तक अगर उसका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ या इस्तीफा हमने दे दिया और वो हमारे साथ खड़ा है तो पार्टी का फैसला है कि हमने इस्तीफा दे दिया। अगर वो हमारे फैसले के खिलाफ जाके अपनी जाती राय में कहता है जी मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ और मैंने नेशनल असेंबली का पार्ट बनना है और मैंने नून लीग या पीपल्स पार्टी के पीछे आना है, तो जिस सीट के ऊपर, जिस पोजीशन की वजह से वो ये बार्गेन कर रहा है, वो आखिर इमरान खान का वोट है, वो पल्ले का वोट है। भाई आखिरी सवाल सब दो अल्फाज में जवाब दीजिएगा मुख्तसर सा, के फाइनल राउंड इलेक्शन के बाद या ईद के बाद, ज़िमनी इलेक्शन के बाद या ईद के बाद? 17 जुलाई के फौरन बाद फाइनल राउंड आ जाएगा। 17 जुलाई तक चीजें ऐसी हैं, इस दौरान हम कुछ आपको चीजें बता देंगे इंशाल्लाह अवाम की मोमेंटम के लिए। असल जो मोमेंटम है वो 18 जुलाई से होगा। और एक चीज और बता दो, 14 अगस्त से पहले हकीकी आज़ादी आप भी देख लेंगे। 14 अगस्त से पहले अवाम असल आज़ादी और भी देखेगी। एक तो आज़ादी वो मनाएंगे, असल आज़ादी जो आपने मनानी है वो भी 14 अगस्त से पहले आप देख लेंगे। 14 अगस्त से पहले असल आज़ादी भी मना ली जाएगी और जो मोमेंटम है, जो तहरीक का आगाज़ है, उसमें जो रूह फूंकी जाएगी वो 18 तारीख के बाद फूंकी जाएगी। बहुत शुक्रिया और अब्बास पप्पी साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिलास स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।